नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत मैं अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए रोज़ा कहानी का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी रोज़ा। पिछले कई महीनों से हम लोग आसपास की निगाहों में कैद थे। हर कोई हमारे घर की तरफ देखता रहता था। कौन हमारे दरवाजे पर आया, कौन निकल के गया। कई बार तो आसपास रहने वाली खाला फूफी पूछ भी लेती, अरे अफशा, कौन आया था? क्या अकरम की कोई खबर मिली? उनके सवालों के जवाब देते देते मैं थक जाती थी और नूर परेशान हो जाती थी। अब जबकि भाई को आए 1 हफ्ता हो गया है तो लोगों की निगाहें फिर एक सवाल पूछती रहती हैं, कहाँ रहा इतने दिन? कोई जुर्म वगैरह तो नहीं किया? उन्हें क्या बताते कि भाई तो जैसे खामोश हो गए हैं, कोई बात नहीं करते, जैसे अपने ही घर में अपने को पराया सा महसूस कर रहे हैं। अम्मी अप्पू उनसे कुछ पूछते नहीं। उनका कहना था अकरम अपने आप बता देगा, उसे कोई मजबूर ना करे। भाई सुबह उठते, अपने रोजाना के जरूरी काम निपटाते और बिछौने पर मुंह ढाक के लेटे रहते। अम्मी उनके आसपास रहती, 5 वक्त की नमाज अदा करती, भाई को बस निहारती रहती। अब्बू सुबह काम पर जाने से पहले भाई को नज़र भर देखते और शाम को एक उम्मीद भरी नज़र हम पर डालते, शायद भाई ने कुछ बताया हो। भाई जब तक नहीं लौटे थे तब जो बेचैनी थी, अभी भी वैसी ही बेचैनी हम महसूस कर रहे थे। रात में अम्मी घर के दरवाजे पर ताला लगा देती और चाबी कहीं छुपा के रख देती। उनको डर था कहीं भाई दोबारा ना चले जाएं। घर में एक खामोशी और चुप्पी पसरी रहती। अम्मी अभी जाए नमाज को हिफाजत से रख के कुर्सी पर बैठी थी कि भाई उनके घुटने में सिर रखकर रोने लगे। उनका रोना हम सबको हिला गया। अम्मी उनके सिर पर हाथ फेरती रहीं, जैसे वो कह रही हो, अपने अश्कों को बहने दे, मैं हूं ना अपने दामन से इन्हें पोंछने के लिए। भाई रोते रहे, मैं और नूर उन्हें देखते रहे। पानी के चंद घूंट पीकर उन्होंने कहा, अम्मी मुझे मुआफ कर दो अम्मी, सब उल्टा हो गया। अम्मी अभी भी उनके हाथ को सहलाए जा रही थी, जैसे कह रही हो, तू कुछ गलत कर ही नहीं सकता। भाई ने बोलना शुरू किया, अम्मी मेरे कारण आपको अब्बू को बहुत तकलीफ हुई। मैं और दानिश अच्छी वाली कमाई करना चाहते थे। फैक्ट्री में हमारी दोस्ती मनोज से हुई थी। मनोज हमसे बड़ा है। अक्सर हम तीनों एक साथ रहते, खाना खाना, चाय पीना सब एक साथ करते। अम्मी मैं उसे अपना हीरो समझने लगा था। उसके साथ बैठकर घर की बातें करता, घर की ज़रूरतों की चर्चा करता। अम्मी सच अम्मी, मैं हर वक्त बस यही सोचता रहता कि कैसे आपकी ज़रूरतों को पूरा करूं, अब्बू के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि उन्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मेरी ज़िंदगी बस आप लोग हो अम्मी, बस आप लोग। भाई बोलते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। हम तीनों सुनते जा रहे थे। उनकी आवाज़ में आंसू मिले थे, इसलिए कोई कोई शब्द बह जाते थे। उनकी उन भीगी आवाज़ों में पता चला कि मनोज उन दोनों को एक अच्छी नौकरी के लिए मालिक से मिलवाने ले जा रहा था। भाई को उस पर खुदा बराबर विश्वास था, इसलिए बिना कोई ज़्यादा सवाल किए मनोज के साथ गाड़ी पर बैठ गए। अम्मी उस समय मैं एक अच्छी सी कल्पना में था कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो आपको ये माल बनाने का काम नहीं करना पड़ेगा। पूरा दिन इन बारीक मोतियों को पिरोती रहती हो, उसके बाद भी कम मजदूरी मिलती है। भाई बोलते बोलते रुक जाते और अम्मी के घुटनों में सिर छुपा लेते। आज भाई बिल्कुल उस बच्चे की तरह लग रहे थे जो बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहरा दिए गए थे। अम्मी का चेहरा बिल्कुल गमगीन था। पता नहीं कितने सवाल उनके होठों पर फड़फड़ा रहे थे, पर वो उन्हें जब्त किए बस भाई को सुन रही थी। भाई ने फिर बोलना शुरू किया, जब गाड़ी दिल्ली के बाहर निकली तो मैं चौंका। हम दोनों ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं मनोज? मनोज ने कहा, बस आगरा तक जा रहे हैं, वो मालिक वहीं रहता है। मैं और दानिश चौंके और बोले, मनोज घर पर नहीं बताया, वो सब परेशान हो जाएंगे, मैं उन्हें बता दूं कि हम आगरा जा रहे हैं? मनोज बोला, अकरम रात तक लौट आएंगे, उन्हें परेशान मत कर। मनोज की बात को मान लिया, फोन जेब में रखा और रास्ते का मजा लेते हुए आगरा पहुंच गए। एक ढाबे में खाना खाया और मस्जिद के पीछे गली में गए। गली बिल्कुल पतली व अंधेरे में डूबी थी, जबकि अभी शाम के 4 ही बजे थे। मैंने पूछा, क्या मनोज हमें काम करने के लिए आगरा आना पड़ेगा?
क्या यहीं रहना पड़ेगा? मनोज बोला, अरे अब तो देश विदेश घूमना होगा। एक बार मालिक तुम्हें अपने काम में लगा ले तो समझो फारे न्यारे हो जाएंगे। भाई अब तक अपने आंसुओं को रोक चुके थे। वहीं जमीन पर माँ के पैरों के पास बैठ गए। हम भी वहीं जमीन पर भाई के पास बैठ गए। भाई की आंखों के नीचे काला घेरा था, कान के पास कोई चोट का निशान था। भाई ने बोलना शुरू किया, अम्मी, मैंने मनोज पर आंख बंद करके विश्वास किया, वो सही नहीं किया। मनोज ने जिस आदमी से हमें मिलवाया वो चेहरे से बहुत तेज लग रहा था। मेरे दिल ने कहा कि अकरम, तू गलत जगह आ गया है, यहाँ से निकल। मैं उस काम के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता था। मुझे लग रहा था कि काम कोई जोखिम वाला है। मैंने मनोज से कहा, मनोज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाने दो। दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया था, पर वो मेरे साथ था। मनोज बोला, अरे जब पैसे आएंगे तब तुझे सब अच्छा लगेगा। सोच, घर की जरूरतें पूरी होंगी, अम्मी अब्बू खुश होंगे जब तू कमा कर देगा। बहनों की पढ़ाई, उनकी शादी, सोच। भाई मनोज की बातों में आ गए। जरूरतें क्या इतनी जरूरी थी कि भाई उनके गुलाम हो गए? मन में बेचैनी होने लगी, अपने हालातों पर अफसोस होने लगा। कहीं ना कहीं रुक शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि हमारे कारण भाई मुसीबत में पड़ गए। साथ में ये भी ख्याल आया, उस जमाने में अम्मी अब्बू ने पढ़ाई की होती तो आज कहीं अच्छी नौकरी कर रहे होते, तो ये तंगी के दिन न देखने पड़ते। भाई पर एक नजर डाली। अगर भाई ने पढ़ाई की होती तो वो छोटी फैक्ट्री की नौकरी नहीं करते। फिर घुमा फिरा का ख्याल आया कि सब कुछ जब होता है तब पता नहीं चलता कि वो आगे चलकर क्या रूप दिखाएगा। मन में एक प्रण किया कि पढ़ाई तो करनी है, चाहे कैसे भी करनी है। नूर को भी पढ़ना होगा। मैंने नूर की तरफ देखा। वो एकटक भाई को देख रही थी। मुझे अपनी ओर देखते पाकर उसने नजर हटाई, कुछ बुदबुदाई। शायद वो भी मेरी तरह पढ़ाई करने का कुछ प्रण ले रही थी। भाई व दानिश का फोन मनोज ने ले लिया और कहा, मालिक के सामने फोन बजना नहीं चाहिए। फोन बंद करके उसने अपनी जेब में डाल लिया। मालिक कहकर ही मनोज उन्हें पुकार रहा था। मालिक ने हम दोनों को देखा, ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, मनोज, इन्हें बता दिया कि क्या काम करना है? अम्मी, अब तो शक यकीन में बदल गया कि यहाँ कुछ अनचाहा काम करना पड़ेगा। अम्मी, उस समय आप सबका चेहरा याद आ रहा था। अब्बू बहुत याद आ रहे थे। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा और मैंने उन्हें इतनी बड़ी तकलीफ दे दी। अम्मी, हम दोनों ने उन्हें मना किया कि हमें कोई काम नहीं करना, हमें घर जाने दो। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। मालिक ने हमें ऊपर की मंजिल में भेज दिया, जहाँ कुछ सामान पैक हो रहा था। सामान पैक करने वाले बच्चे थे। हमें उस सामान की बताई गई जगह पर डिलीवरी करनी थी, पर हमारा काम 1 महीने बाद शुरू होना था। तब तक रोजाना हमारी किसी न किसी बात पर पिटाई की जाती, जब तक हम काम करने के लिए हाँ नहीं कर देते। अम्मी उस पिटाई के एहसास से कांप गई। उन्होंने भाई की पीठ पर हाथ फेरा, अपने बहते आंसुओं को रोका और हम दोनों से कहा, घर के बाहर किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात इस 4 दीवारी में ही कैद रहनी चाहिए। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको रोजा कहानी का दूसरा भाग? अगली मुलाकात में मैं अपनी लिखी हुई कहानी रोजा का तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।